साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरएम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो कल हमारा पहला टॉपिक था कंपनी शासन के जो है के लिए पारित अधिनियम, और आज का जो है हमारा अगला टॉपिक है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। तो इन अधिनियम कल हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ा था, और आज हम लोग जो है उससे आगे का जो भी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सभी साथी जो है चैनल से जुड़े, जो भी साथी जो है नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना देरी के इन तथ्यात्मक प्रश्नों की चर्चा करेंगे। थोड़े से नोट्स, ये तथ्य जो हैं इनको समझ लेते हैं, इसके बाद हमें जो प्रश्न करेंगे उसमें जो है आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा गया है कि ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। ठीक है, ये बात है 1858 की। आगे क्या कहा गया? जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बना, कौन? भारत का वायसराय। और भारत का जो वायसराय किसे कहा जाने लगा था? गवर्नर जनरल को। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। भारत का प्रथम वायसराय या फिर गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। आगे क्या कहा गया कि इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। मतलब इसी अधिनियम के तहत, कौन सा अधिनियम था आप लोगों ने ऊपर देखा, 1858 के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। आगे क्या कहा गया? उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किया गया। और अगला जो पॉइंट है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। ठीक है, जो भारत परिषद अधिनियम 1861 था उसके अंतर्गत इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। और अगला जो पॉइंट है, इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। और अगला है भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अगले पॉइंट में कहा गया, केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। जैसा कि आजकल भी जब कोई भी बिल पास होता है संसद में, तो उससे पहले जो है बजट ही है या कुछ भी है, जब भी बैठक होती है संसद में, तो उससे कुछ दिन पहले जो है एक नोटिस के माध्यम से बताना पड़ता है कि हमें इस टॉपिक पर जो है बहस करनी है, चर्चा करनी है, या फिर इन प्रश्नों को हमें जो है संसद में पूछना है। आगे क्या है कि परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। अगला है सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। आगे क्या? भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण, प्रशासन दोनों प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। और अगला पॉइंट है, इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल
किया गया। ठीक है, तो भारतीयों को जब पहली बार शामिल किया गया तो उसमें जो प्रथम सदस्य थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला है पॉइंट इसमें, इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। अगला पॉइंट है, इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। ये भी आपको एक पॉइंट के रूप में मिलता है। भारत शासन अधिनियम 1919 जो था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना। और आगे कहा गया, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। आगे है, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, ठीक है, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। ठीक है, आगे कहा गया कि इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई है, द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 के तहत। आगे कहा गया कि इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। और अगला पॉइंट है, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। ठीक है, इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। अब इसी अधिनियम, कौन सा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो 1919 था, उसके तहत क्या किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली भी लागू की गई। आगे है, प्रांतीय विषयों को दो भागों आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन, आगे बढ़ते हैं, उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, आगे है कि इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसको याद रखना। अब आगे इसी तरीके से जो भारत सरकार अधिनियम है आते रहेंगे। तो भारत सरकार अधिनियम अब आया है 1935 के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। ये भी आपका एक पॉइंट है। ठीक है, 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। ठीक है, जो संघात्मक जो प्रांत थे उनमें समाप्त करके क्या किया गया, केंद्र में जो है द्वैध शासन की प्रणाली लागू की गई। आगे बताया, भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ये आपका एक पॉइंट है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है आपकी 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है की गई। इसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं, श्रमिकों को जो है इसमें सम्मिलित किया गया। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1937 के द्वारा ये काम किया गया, क्या कि बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांतों, कौन कौन से, एक सिंध और उड़ीसा, दो नए प्रांत का निर्माण हुआ, सिंध और उड़ीसा का। ठीक है, आगे क्या हुआ, इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। ठीक है, आज़ादी के समय की बात है। आगे देखते हैं,
इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। ठीक है, तो क्या किया इसमें जो है दोनों डोमिनियन राज्यों में जो है क्या किया, गवर्नर जनरल का पद जो है सृजन किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। तो ये कुछ तथ्य थे। अब इनके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो अगर आपने इन तथ्यों को बड़े अच्छे से पढ़ा और समझा तो इन प्रश्नों को करने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए पहला प्रश्न आपका ये रहा। तो प्रश्न क्या कह रहा है, अब ध्यान से समझना। तो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। पीछे पहुंचिए, पीछे, ठीक है, पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा वही पूछा गया यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा पहले आप बताने की कोशिश करें। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति जो है दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक है, ये इसकी जो है थोड़ी सी थ्योरी थी। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे पूछा गया है अगले प्रश्न में, एक सेकेंड, हाँ चलिए। इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई। चलिए ये भी आपका पढ़ा हुआ है, आंसर देने की कोशिश करें। पहला ऑप्शन आपका है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, ऑप्शन बी है मार्ले मिंटो सुधार 1909, और सी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, और डी भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या पूछा गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई वो आपको बताना है। तो अगर आपको याद है ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, इसमें जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जो है बात की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसकी अगर थ्योरी समझना चाहें ऑप्शन नंबर बी की, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1919 यानी कि मार्ले मिंटो सुधार 1909। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। ये थी इसकी जानकारी। और अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। चलिए ये भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा थ्योरी में। तो कौन सा अधिनियम है, चलिए ऑप्शन नंबर ए है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था उसके अंतर्गत 1937 में जो है इसकी स्थापना की गई थी न्यायालय की। तो इसमें से 1935 कोई है नहीं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए इसकी थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। ठीक है, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। ठीक है, उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका भारत की संघीय, एक सेकेंड, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया। तो संघीय न्यायालय, चलिए
वही चीज़ है, देखिए वो ऊपर हम लोगों ने जो है ऊपर वाले प्रश्न में पढ़ा था वही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 1937, 1 अक्टूबर 1937 में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका, केंद्र में द्वैध शासन, देखिए ये भी चीज़ अभी पढ़ी है जस्ट। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, जस्ट अभी ही पढ़ा है, तो इसका आप आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका 1909 के अधिनियम, बी है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919, सी है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कौन सा आंसर होगा इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, तो चलिए इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। क्या है इसमें? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। ठीक है, ये थी थोड़ी सी जानकारी। तो ये आपका हो जाएगा 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका है, चलिए क्या हो जाएगा, पहले तो प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की थी? देखिए फिर वही चीज़ आ गई है, केंद्र में द्वैध शासन की प्रणाली। तो आपका क्या हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो आपको पता है अभी अभी पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बड़े ध्यान से पढ़ना है इसे। कहा गया है 1919 के भारत सरकार अधिनियम, एक सेकंड, चलिए अब देखते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? ठीक है, तो 1919 की बात की जा रही, तो 1919 के पॉइंट पे आप ध्यान देंगे तो क्या क्या हुआ था। तो देखिए इनमें पहले पॉइंट पे कहा गया है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। और ऑप्शन सी जो है, सॉरी तीसरा जो पॉइंट है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है, ये 3 पॉइंट हैं। तो आपको बताना है कि 1919 में जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है ना किया गया था, क्या किया गया था कि जो यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये वाला मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था उसमें नहीं की गई थी। ठीक है, तो उसमें केवल क्या किया गया था 1919 वाले में, ये जो पहला है आपका प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, और जो अगला था केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। ये पॉइंट जो है 2 आपके सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 आपका सही होगा। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। ठीक है, इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। यही था मार्लेमेंटो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। यही चीज़ हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। वो चीज़ तो हम लोग देख ही चुके हैं। तो अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई? ये प्रश्न आपको बताना है क्या हो सकता है इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो चलिए क्या होगा इसका आंसर। तो ये होगा आपका इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1919, क्योंकि बार बार हम वही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो अगला प्रश्न है आपका, किधर है ये, देखिए इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम में विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विकल्प सी माना था, जिसे संशोधित उत्तर कुंजी में जो है डी कर दिया गया था। तो ये चीज़ जो है बताई गई, ये थोड़ी सी जानकारी थी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ये आपको बताना है कब बनाई गई। यूपीपीसीएस का प्रश्न जो है पूछा गया है मेंस में, तो कौन सा आंसर होगा आपका? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, याद रख सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ठीक है, ऊपरी सदन, राज्य परिषद, अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष ये अवधि है इसकी। ठीक है, पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष तक की इसकी जो है टाइमिंग थी। अच्छा, ऊपरी सदन क्या कहलाता है? राज्य परिषद कहलाता है। तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन जो है वो है आपका केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, इसकी अवधि थी प्रथम बैठक से लेकर 3 वर्ष। ठीक है, तो ये जो है निचला सदन कौन सा कहलाया? केंद्रीय विधानसभा। तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत थे। तो आगे कहा गया 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधान सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143 थी जो, ठीक है, पहले 143 कर दी गई। तो कैसे 43 हुई? 102 निर्वाचित, ठीक है, 41 जो है मनोनीत। फिर क्या हुआ? 145, तो ये 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत। आगे उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक क्या लिखा है यहाँ पे, निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। ठीक है, बरार, ये बरार शब्द यहाँ पर दिया गया। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया। खैर, जो जानकारी थी ऊपर हम लोग ले चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? ठीक है, ये प्रश्न आपका है। तो कौन सा हो सकता है? आपका ऑप्शन है 1861 एक्ट, और बी है आपका 1917 एक्ट, सी आपका 1919 और डी 1915। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1919। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इन कथनों को पढ़ते हैं, क्या कहा गया है इनमें। तो कहा गया है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। ठीक है, ये कहा गया पहले पॉइंट में। और दूसरे पॉइंट में कहा गया 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो ये 2 पॉइंट हैं, इनमें से आपको विचार करना है कि ये सही कहा गया या गलत कहा गया। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो पॉइंट नंबर 2 है, ये बात तो सही है। 1935 जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधान मंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के प्रावधान किया गया। और जो
आपका दिया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, इसमें जो है 21 वर्ष से अधिक महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्था, ये गलत है। ठीक है, तो आपका दूसरा पॉइंट इसमें सही हो जाएगा। तो पहुँचते हैं इसके आंसर पे, और आंसर में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें थोड़ी सी जानकारी भी दी गई, चाहो तो पढ़ लीजिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अविहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था। ठीक है, और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। ठीक है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं एवं श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। ठीक है, ये बात सही है। अगला जो है प्रश्न आपका, देखिए ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे आपकी बड़ी बड़ी परीक्षा हो गई हैं, आपकी समीक्षा अधिकारी RO और वो जो PCS के ना, इन परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है उसे पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो पहला पॉइंट आपका कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है उसमें कहा गया है कि भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो इनमें से कौन सा पॉइंट सही है वो आपको बताना है। में की गए हैं तो कौन कौन सी सही है इसमें से, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, ये दोनों बातों की चर्चा जो है की गई थी, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए जानकारी भी थोड़ी दी गई है, आप चाहें तो इसे पढ़ लें, इसका अध्ययन कर लें थोड़ा सा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो इसमें कहा गया है कि केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ, ये आपको बताना है। 1919 के तहत हुआ, ऑप्शन नंबर ए है आपका 1926, बी है 1937, सी है 1945, और एक इसका ऑप्शन और होगा। इसमें क्या है कि ये आपके ऑप्शन नहीं है, ये आपको बताना है किन किन सन में जो है केंद्रीय विधानसभा है ना में जो है कौन सा निर्वाचन भारत शासन द्वारा 1919 लागू मतलब तहत हुआ था, ये बताना है आपको। तो ये आपका इनमें से ये कट जाएगा, ये बी कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा। 1926 और 1945 की चर्चा जो है की गई थी। अगर आप इसके ऑप्शन पे जाएंगे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ए और सी दोनों सही है। ठीक है, तो ये RAS की परीक्षा में पूछा गया RTS में 2018 में। देखिए इसमें बताया भी गया है कि प्रश्नगत वर्षों में से 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। ठीक है, इनकी चर्चा इसमें की गई है। और अगला प्रश्न है आपका, तो अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1945। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बताया भी गया है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन जो है वो हुआ था 1945 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो किस अधिनियम के तहत जो है ये शक्ति प्रेरित है, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है राष्ट्रपति की जो है अध्यादेश निर्गत करने की जो है बात की गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये इसकी थ्योरी आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें बताया गया, चलिए देखते हैं। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 व 43 से प्रेरित है। ठीक है, ये थोड़ी सी जानकारी। आगे देखिए, तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत
प्रवृत्त किया गया, ये आपको बताना है। किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है प्रवृत्त किया गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जिसके द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है प्रवृत्त किया गया। आगे बढ़ते हैं, ये इसकी थ्योरी आप लोग पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर, तो इसमें कहा गया है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्न में से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है। ठीक है, इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है पार्लियामेंटो सुधार 1909, और बी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कौन सा होगा आंसर? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें आपको बताया भी गया है। ठीक है, इस थ्योरी को आप लोग पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो 1935 अधिनियम की जो विशेषताएं थी उनमें इन चारों में से कौन सी नहीं थी वो आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी कि ये इस बात की जो है चर्चा उसमें नहीं की गई थी। बाकी ये तीन जो चीज़ें हैं ना, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल सही बात है। और सी है यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ये भी सही है। और डी आपका इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था, ये भी सही है। यानी कि बी आपका आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। ठीक है, तो यही बार बार चीज़ें आ रही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 अधिनियम के द्वारा। ठीक है, एक संघीय और केंद्र में द्वैध शासन की प्रणाली लागू की गई थी अधिनियम 1935 के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपका, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। देखिए फिर वही चीज़ें पूछी जा रही घुमा कर आगे। ठीक है, इधर भी दिए गए हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946, और दो उधर दिए गए, तो 1935 और 1900 कौन सा था आप लोग देखें। चलिए वहीं पे पहुंचते हैं। दो ऑप्शन आपके ये रहे, भारत सरकार अधिनियम 1935 और अगस्त प्रस्ताव 1940। तो बात की गई है यहाँ पे अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, तो ये किया गया था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रहें, प्रश्न अच्छे हैं, आप लोग अच्छे से तैयार करें इनको। चलिए एक बार पढ़ लेंगे तो फिर नहीं भूलेंगे, बट ध्यान से पढ़ना है आपको। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई। देखिए फिर वही चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो मेरे अंदाज से प्रश्न रट जाएंगे आपको। तब ये आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, उसी के द्वारा जो है भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1935 अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई, चलिए बताइए। ऑप्शन ए संघीय विधान पालिका को, बी है प्रांतीय विधानमंडल को, सी है गवर्नर जनरल को, और डी प्रांतीय गवर्नरों को। आपको आना चाहिए इसका आंसर। तो आपने तथ्यों में पढ़ा था, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल को जो है जो भी अवशेष शक्तियाँ थीं प्रदान की गई थी अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका है, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए है देश के लिए लिखित संविधान, बी है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, और ऑप्शन सी आपका एक संघ की योजना पर विचार, और डी आपका है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना। कौन सा आंसर होगा आप बताएं। तो हुआ क्या था, ये तीनों बातें सही थी। ऑप्शन नंबर ए आपका, ये इसकी चर्चा जो है उसमें नहीं की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें बताया भी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। ठीक है, ये 1935 में उसमें इसका उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख जो है क्रिप्स मिशन में किया गया था। क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है सबसे पहले भारतीय संविधान की जो है बात की गई थी। अन्य तीनों विकल्प भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाहित थी। ठीक है, तो याद रखना संविधान की जो है बात जो है क्रिप्स मिशन के द्वारा की गई थी, 1935 अधिनियम के द्वारा नहीं की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है ए, तो इसमें कहा गया यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भाई कहाँ से हो सकता है, अभी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, ये तो कट जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ये कट गया, ये बात गलत है। 1935 के अंतर्गत ये बात नहीं की गई थी। बी आपका इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगला है इसमें भारत विभाजन उल्लिखित, और डी ऑप्शन है आपका इसके द्वारा रियायतें समाप्त हुई थी। तो ये भी दोनों गलत हो जाएंगे, दोनों गलत हो जाएंगे। फिर सही कौन सा होगा, ऊपर देखते हैं एक बार कौन से ऑप्शन थे। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्यों ये जो है क्यों महत्वपूर्ण था। अच्छा ठीक है, सॉरी दोस्तों, देखिए पढ़िए ऑप्शन नंबर ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, स्रोत की बात की गई तो स्रोत में ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्वतंत्रता इसके द्वारा नहीं मिली थी, जो भारत का संविधान तैयार किया गया था वो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा ही जो है स्रोत मानकर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट। ठीक है, देखिए इसमें अगर चाहें तो जानकारी थोड़ी ले सकते हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। तो देखिए, संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना। अगला है द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल। और अगला केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, तथा डी है आपका सॉरी 8वां है आपका फेडरल न्यायालय की स्थापना। ये सारी जो है चीज़ें जो है स्रोत मानी जाती हैं 1935 अधिनियम के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहीं तक था, ये यहाँ तक हमारा क्या होता है, दूसरा टॉपिक हो जाता है समाप्त। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो आप लोग इसे फिर से जो है रिवाइज कर सकते हैं एक बार। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो हमारा आएगा संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, अब हम लोग जो है प्रवेश कर रहे हैं इनकी गहराइयों में। तो चलिए इस टॉपिक की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।